हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज के इस वीडियो में अपन रेलवे एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट 11 देखते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि दिए गए दंड आरेख के आधार पर 2004 से लेकर 2008 तक मोबाइल फोन बिक्री में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो मैं से बोलूंगा आपको कि 2004 में कितना हो रहा है। 2004 में उसको कितना हो रहा है। देखो 2004 में कितना हो रहा है, 35। कितना हो रहा है, 35 लाख। ठीक है। एंड 2008 में कितना हो रहा है उसका, 2018 में कितना हो रहा है, 70 लाख। कितना हो रहा है, 70 लाख। तो बताओ कितना परसेंट बढ़ा। 35 लाख से 70 लाख में कितना बढ़ा, 35 बढ़ा ना। किस पे बढ़ा, 35 परसेंटेज के लिए 100। तो कितना परसेंट बढ़ गया, 100% बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया, 100% बढ़ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित आरेख 5 लड़कों द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों की संख्या को दर्शाता है। देखो ये अमित अमित द्वारा लिया गया टाइम कितना है, 25। सौरभ द्वारा लिया गया टाइम कितना है, 30। एंड जो कर्पिल है उसके द्वारा कितना है, 20। ऐसे ही ये टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो इसमें क्या पूछा है कि अपने पास सौरभ और करपाल एक साथ कार्य करता है, तो उनको द्वारा दिनों की संख्या बताओ। तो मैं सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि सौरभ। सौरभ, ठीक है, उसको मैं लिखता हूँ ऐसे। तो सौरभ कितना टाइम ले रहा है, 30 दिन ले रहा है ना। तो सौरभ अकेला वो काम कितने दिन में कर लेता है, 30 दिन में कर लेता है। एंड करपाल, करपाल को लिख रहा हूं मैं कैसे। करपाल कितने दिन में कर लेता है, देखो कितना टाइम दे रखा है, 20। तो ये 20 दिन में कर लेता है। ठीक है, सबसे पहले इनका टोटल वर्क निकालूंगा। टोटल वर्क के लिए मैं क्या निकालूंगा, एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 डेज। ठीक है, 60 वर्क हो जाएगा। ठीक है। तो देखो इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 30 को 60 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। और ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स। तो इन दोनों की एफिशिएंसी का पता है। अब बोलोगे कि अगर सौरभ और करपाल दोनों मिलकर कार्य करें तो वो कितने दिन में कर लेंगे। देखो इनकी एफिशिएंसी कितनी रहेगी, 2 और 3। मतलब कितना मिलकर कार्य करेंगे, 5 वर्क कार्य मिलकर करेंगे। तो 5 वर्क, जो 5 एफिशिएंसी वर्क से मिलकर कार्य करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60/5। तो कितना हो जाएगा, 12 दिन। दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 12वें दिन में। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या बोला गया है कि निम्नलिखित रेखा आलेख 2010 से 2014 तक इंडियन क्रिकेट लीग में 500 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या को दर्शाता है। ये 500 रन बल्लेबाज हैं। तो इसमें सबसे अधिकतम, तो सबसे अधिकतम कौन सी ईयर में बना रहा है। देखो 2010 में कितना बना रहा है, 4। 2011 में कितना बना रहा है, 10। और 2012 में कितना, 9। एंड 2013 में कितना, 5। एंड 2014 में कितना, 7। तो सबसे ज्यादा किस में बना रहा है, 2011 में बना रहा है सबसे ज्यादा 500। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर 4। देखो क्या क्या बोला गया है, यदि मनीष का वेतन 50,000 रुपए है, वह मासिक बचत को दुगना करना चाहता है और शेष राशि का 50% घरेलू खर्च पर खर्च करना चाहता है, तो अन्य खर्चों पर कितने राशि की कम की आवश्यकता होगी। तो मैं सबसे पहले से बोलता हूँ, मनीष का मासिक वेतन कितना दे रखा है, यहाँ पे लिखता हूँ उसका पहला मासिक वेतन मनीष का। ठीक है, मनीष का मासिक वेतन कितना दे रखा है, 50,000। कितना दे रखा है, 50,000। ठीक है ना। अब देखो पहले कितना सेविंग करता था, पहले देखो सेविंग दे रखा नहीं है। तो पहले 50,000 कितना करता था, 10%। तो पहले का सेविंग बता रहा हूँ, पहले का। तो 50,000 का 10% निकालूंगा तो पहले का सेविंग कितना जाएगा, 5,000। इसका 10% निकालूंगा तो कितना जाएगा, निकाल के बता देता हूँ कि यहाँ पर 10% हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 5,000। तो पहले का सेविंग पता चल गया, 5,000। ठीक है। अब ऐसे बोलना है कि पहले हाउस होल्ड पर, मतलब ऐसे बोला घरेलू खर्चों पर पहले पहले वाला निकालता है ना। तो घरेलू खर्चों पर पहले कितना करता है, 40%। तो पहले हाउस होल्ड पर, हाउस होल्ड पर कितना करता था, 50,000 का, 50,000 का 40% तो कितना हो जाएगा, 20,000। कितना करता है, अब 20,000। अब देखो अपन को पता चलेगा उसका वेतन, अन्य खर्च, अन्य खर्च कौन से, मेडिसिन, ट्रेवलिंग एंड एजुकेशन। वो कैसे निकालेंगे, अन्य खर्च, पहले के अन्य खर्च, अन्य खर्च जो टोटल वेतन है, अगर उसमें से मैं जो सेविंग कर रहा है एंड जो हाउस होल्ड पर खर्च कर रहा है वो घटा दूंगा तो अन्य खर्च आ जाएगा ना, हाउस होल्ड। क्योंकि इसका डिफरेंस तो पूछा है क्वेश्चन में। तो ये कितना हो गया, 50,000। और सेविंग कितना कर रहा है, 5,000। एंड हाउस होल्ड पर कितना कर रहा है, 20,000। देखो इसमें ये कितना होगा, 25। और 50 में से 25,000 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 25,000। जो हो जाएगा पहले का अन्य खर्च। ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो देखो इसमें बोला है कि अगर सेविंग को क्या कर दी जाए। देखो अगर
देखो ये बोला है ना, मासिक बचत को सेविंग को दुगना करना चाहता है, तो पहले की सेविंग दुगना करना चाहता है तो सेविंग को दुगना करेगा, तो पहले कितनी कर रही थी 5,000 सेविंग, अब दुगना करेगा तो सेविंग कितना करेगा 10,000, राइट। अब बोला शेष राशि, मान लो कि पहले कितनी थी 50,000, ठीक है, तो शेष कितनी बचेगी 50,000 में से वो सेविंग हटा दूंगा तो कितनी बचेगी शेष 40,000, 40,000 बचेगी ना। तो देखो अब गेरुल खर्च पर कितना करना, गेरुल खर्च पर कितना करता है वो शेष राशि का 50%, तो शेष राशि का 50% कितना हो जाएगा, शेष राशि का 50% कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 20,000, ठीक है ना 20,000। अब देखो अन्य खर्च निकाले तो यहाँ से, अन्य खर्च कैसे निकालेंगे, सेम निकालेंगे, जो टोटल था कितना वेतन, टोटल वेतन माइनस सेविंग, सेविंग 10,000 यहाँ की, और ये जो हाउस होल्ड का खर्चा था वो, देखो ये हो जाएगा 50,000 अपने पास, और ये कितना हो जाएगा 20 से 30, तो बचेगा कितना अन्य खर्च 20,000। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये तो आ गई जब वो कुछ नहीं बढ़ाता है इस डाटा के अकॉर्डिंग, और अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर वो सेविंग को दुगुना कर दे तो उसके अकॉर्डिंग अन्य खर्च ये आ जाएगा। वैसे बोला कि इन दोनों का डिफरेंस बताओ, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या करता है, वो कितने रुपए की मतलब कितने कम करता है। देखो पहले 25,000 अन्य खर्च पर, एंड अब कितना करता है 20,000, तो कितने रुपए कम करा 5,000 रुपए तो कम ही तो करा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये बेसिक से था, और ये बेसिक से ही हो जाएगा, तो नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि पी बाई क्यू का मान बताना है अपन को। देखो पी बाई क्यू का मान बताना है, तो पहले मुझे ये बताओ कि पी का मान कितना है, 2 + √3 है ना, ठीक है। क्यू का मान कितना दे रखा है 2 - √3। अब मैं बोलूँ इसका परमीकरण कर दो, परमीकरण करोगे तो कितना हो जाएगा 2 + √3 प्लस 2 + √3, राइट। अब देखो ये ऊपर वाला तो हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, मतलब 2 + √3 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा a² - b² का फॉर्मूला, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 3, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा a² मतलब इसको इससे सोल्व कर लो a + b का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a² + b² + ab, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4, और 3 √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और 2ab कितना हो जाएगा 4 √3, और यहाँ से मान करूंगा तो 1, ये कितना हो जाएगा 7, 7 + 4 √3 और अपॉन 1। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या बोला गया है कि समीकरण 2x² - 8x - 5 = 0 दे रखा है, उसका मूल दे रखा है 5/2 एक मूल, तो दूसरा मूल बताना है और आम का मान बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं से बोलूँ कि एक मूल दे रखा ना, तो इसमें एक अक्ष का मान सेटिस्फाई करेगा, तो अक्ष का मान रखते हैं सबसे पहले इसमें 2 × 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 8 × 5/2 - 5 = 0। देखो इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 25, एक एक 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा 25/2, और ये कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40/2 माइनस m = 0। तो यहाँ से m बराबर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 15/2, ठीक है। m का मान तो निकाल लिया। अब देखो मैं ऐसे बोलूँ कि अब एक मूल और चाहिए, तो एक मूल निकालने के लिए m का मान ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। m का मान रखेंगे 2x² माइनस का 8x माइनस और माइनस का 15/2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो 2x² माइनस का 8x, ये कितना हो प्लस का 15/2 बराबर 0। देखो इसको 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 4x², सबसे 8 × 16 प्लस 15, और उधर जाके हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो अपन को 15 को इससे गुणा करना है तो कितना 60, मतलब गुणा करने पर तो ऐसी संख्या ढूंढना है कि गुणा करने पर कितना है प्लस का 60, एंड जोड़ने पर कितना है माइनस का 16। तो देखो कितना हो गया 10 और 6 हो गया ना, तो देखो माइनस का 10x और माइनस का 6x, गुणा करने पर तो कितना आएगा 60, और जोड़ने पर कितना आएगा 16 + 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। देखो यहाँ से मैं 2x कॉमन लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2x, और माइनस का कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस का 5, ठीक है, बराबर कितना हो गया 0। देखो एक बार तो इसको लेता हूँ 2x - 3, और एक बार लेता हूँ 2x - 5 को, अब दोनों को इक्वल में करता हूँ 0 के बराबर। देखो 2x - 5 बराबर 0 करा तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना आ जाएगी 5/2, और अगर मैं इसको इक्वल करा तो 2x - 3 बराबर 0, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा 3/2। देखो इसके अकॉर्डिंग देखो एक तो माइनस का 15 m का मान पूछा ही है, तो माइनस का 15/2 तो आएगा ही आएगा, एक आएगा देखो 5/2, और एक आएगा 3/2,
देखो 5/2 अपन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो पहले ही अपन को क्वेश्चन में मूल दिया हुआ है ना। तो दूसरा लेंगे तो एक मूल तो कौन सा हो जाएगा, 3/2, और एक हो जाएगा कितना, माइनस का 15/2। तो दूसरा मूल पूछा ना, तो एक तो प्लस का 3/2 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा, माइनस का 15/2। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है, देखो इसका मान बताना है, एक्स का मान। तो क्या लिख सकता है इसको, एक्स रूट 12 है, बराबर लिख रहा है 4x प्लस √3। देखो 12 को क्या लिख सकते हैं अपन, 4 × √3, ये लिख सकते हैं ना, 4 प्लस x√3। देखो 4 का रूट कितना होता है, 2x एंड √3 प्लस 4 √3। देखो √3 इधर जाके माइनस होगा, तो अगर दो √3 में से एक √3 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x√3, एक √3 बचेगा, इक्वल टू 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा होगा, 4/√3। x का मान ही तो पूछा है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया कि एक वर्त है, तो त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को क्या करता है, स्पर्श करता है पी पर। ठीक है, भुजा ए बी और एसी को वर्त को बिंदु क्यू और आर पर स्पर्श करने के लिए बढ़ाया जाता है, तो ए बी ए क्यू की लंबाई बताओ। देखो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। मैं से बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो कि पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये पॉइंट पी पर मान लो कि ये बी, ये त्रिभुज बनाता हूँ, एंड ये इसको ऐसे स्पर्श करेगा। ठीक है, एंड जो एक्स्ट्रा है इसको मैं मिटा दूंगा। देखो डायग्राम बना लेते हैं, इरेजर। ठीक है, अब मैं लाइन खींच लेता हूँ इससे। देखो पॉइंट पी पर मिलता है, राइट। देखो ये है ए, ये है बी, ये है सी। अब क्या बोला गया, देखो ए बी को बढ़ाया गया क्यू तक, ए बी को बढ़ाया गया क्यू तक है, एंड ए सी को बढ़ाया गया किस पर, आर तक। तो बोलो ए क्यू की लंबाई बताना है अपन को, किसकी लेंथ बताना है, ए क्यू की। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए। कौन सी थ्योरम पता होनी चाहिए, ये पॉइंट पता होना चाहिए। मैं बोलूँ कि कोई ये जैसे कोई सर्कल है, इसके एक पॉइंट से अगर मैं बोलूँ कि ये स्पर्श रेखा और एक ये स्पर्श रेखा को खींच दूं, जिसकी मान ए है, इसका मान बी है, और ये है पी, तो ऑलवेज एपी बराबर कितना हो जाएगा, बीपी होता है। ऑलवेज एपी बराबर कितना होता है, स्पर्श बिंदु से एपी बराबर क्या होता है, बीपी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पॉइंट, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि ए क्यू की लेंथ और ए आर की लेंथ क्या होगी, बराबर इस स्पर्श पॉइंट से। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट से ये, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये भी तो क्या है, स्पर्श रेखा ही तो है। तो मैं से बोलूंगा कि बी, जो बी क्यू है वो किसके बराबर होगा, बीपी के। ठीक है, एंड मैं से बोलूंगा देखो सीपी एंड सी आर, ये भी स्पर्श पॉइंट ही है, तो ये कौन हो जाएगा, सीपी बराबर कितना हो जाएगा, सी आर। ठीक है, अगर ये पता है तो मैं, अब मुझे ऐसे बताओ, त्रिभुज एबीसी का देखो, एबीसी का परिमाप बताओ क्या होता है, त्रिभुज एबीसी का परिमाप। एबीसी का परिमाप क्या कैसे निकालते हैं, ए बी प्लस बीसी साइड एंड प्लस एसी साइड, ये से निकालते ना। तो देखो यहां से निकालते रहो एबीसी का परिमाप, ये चलता रहेगा इधर। ठीक है, अब मुझे से बताओ, ए बी को मैं ए बी लिख ए बी लिखता हूँ, बीसी की क्या, बीसी को क्या लिख सकते हो, बीपी प्लस पीसी से मिलकर बना हुआ है। बीसी किससे मिलकर बना हुआ है, बीपी प्लस पीसी। एंड एसी को क्या लिख सकते हो आप, एसी को मैं लिख सकता हूं, अगर मैं ए आर में से, इस ए आर में से अगर ये घटा दूंगा तो यही तो बचेगी एसी, तो मैं लिखता हूं इसको ए आर माइनस सी आर। ठीक है, अब देखो ए बी को मैं ए बी को एजीटी से रखता हूँ ए बी। ठीक है, अब बीपी को क्या लिख सकता हूँ, बीपी किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर है ना। तो बीपी किसके बराबर है, बी, तो बीपी की जगह लिख दिया मैंने बी क्यू प्लस पीसी, पीसी को एजीटी से रख दिया। अब देखो ए आर, ए आर और सी आर। ठीक है, तो ए आर किसके बराबर है, ए आर किसके बराबर, देखो ए क्यू के, तो ए आर की जगह मैंने रखा ए क्यू। एंड सी आर किसके बराबर है, सीपी या पीसी के बराबर है, लिख दिया ना। अब देखो यहाँ से पीसी से तो पीसी कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ए बी प्लस बी क्यू क्या क्या दे रखा है, देखो ए बी प्लस बी क्यू क्या दे रखा, टोटल ए क्यू। ए बी प्लस बी क्यू क्या क्या दे रखा है, ए क्यू। और इधर क्या बचा, ए क्यू। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, त्रिभुज एबीसी का परिमाप। ठीक है, तो ये कितना रहेगा, ट्वाइस ऑफ ए क्यू, ट्वाइस ऑफ ए क्यू, तो वो कितना है, एबीसी के परिमाप के। तो अपन को ए क्यू की ना लेंथ चाहिए ना, ए क्यू की लेंथ चाहिए ना, ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ए क्यू कितना हो जाएगा, 1/2 एबीसी का परिमाप। ठीक है ना,
अब एबीसी का परिमाप क्या होता है, ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एबीसी का परिमाप ये, तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है अपन को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है, देखो समांतर चतुर्भुज दे रखा है अपन को, ए बी सी डी में ए एल और सी एम क्रम से सी डी और ए डी पर लंब है। तो ए एल बराबर अपन को अगर 20 सेंटीमीटर दे रखा है और सी डी बराबर 18 सेंटीमीटर दे रखा है, सी एम बराबर 15, तो समांतर चतुर्भुज का क्या बताना, परिमाप बताना है। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ। देखो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसकी लेंथ दे रखी है ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब बोला कि ए एल है ना, लंब किस पर है, सी डी पर है। तो मैं बोलूंगा ए एल लंब है सी डी पर, इसका लेंथ रहेगा सी डी। ठीक है, एंड जो सी डी पर जो सी एम है वो ए डी पर है, सी एम है वो ए डी पर है। ये देखो सी एम है ए डी पर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, आगे चलते हैं। अब देखो ए एल बराबर कितना दे रखा अपन को, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सी डी बराबर कितना दे रखा अपन को, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और सी एम बराबर कितना दे रखा, 15 सेंटीमीटर। अब देखो समांतर चतुर्भुज का परिमाप बताना है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है। समांतर चतुर्भुज का एरिया कितना होता है, आधार इंटू ऊंचाई, यही तो होता है। ठीक है, एंड परिमाप कितना होता है समांतर चतुर्भुज का, परिमाप कितना होता है, 2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। ये फॉर्मूला लगेंगे इसमें, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, अब देखो मैं इस क्वेश्चन में ऐसे बोलूं कि अगर हाइट में ले लूं ए एल, हाइट ले लूं ए एल और बेस ले लूं क्या, डी सी। अगर मैं बोलूं आधार डी सी ले, तब एबीसीडी का एरिया कितना हो जाएगा, एबीसीडी का एरिया कितना हो जाएगा। तो एबीसीडी का एरिया कितना होता है, ए एल इंटू डी सी, आधार इंटू ऊंचाई तो होता है। तो ए एल की लेंथ दे रखी है अपन को 20 एंड डी सी कितना दे रखा 18। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 360 आ गया ना, 360 आ गया ना। अगर मैं इसे बोलूं कि ये आधार लूं, कौन सा आधार लूं, अगर मैं बोलूं कि आधार एडी लूं, तब एबीसीडी का एरिया सेम ही रहेगा। एरिया हाइट अलग ले लूं और बेस अलग ले लूं, तब एरिया थोड़ी चेंज होगा। समांतर चतुर्भुज का एरिया अगर 360 है तो ये भी कितना आएगा, 360 आएगा। लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर बेस तो कितना होगा एडी, एंड जो हाइट होगी वो कितना होगी सीएम। लेकिन ये एरिया किसके बराबर है, 360 के बराबर है। अभी देखो यहाँ से एडी अपन को पता नहीं, लेकिन यहाँ पर हाइट कितनी पता है अपन को, 15 पता है ना। तो यहाँ से अपन एडी की लेंथ निकालेंगे, तो अगर 15 में 360 का भाग देंगे तो एडी बराबर कितना जाएगा अपने पास, 24 आ जाएगा। अगर इससे काटेंगे तो कितना जाएगा, 24 टाइम जा रहा है। ठीक, एडी की लेंथ निकाल ली। अब एडी की लेंथ क्यों निकाली, क्योंकि अपन को दूसरी अपोजिट साइड चाहिए जिससे अपन क्या निकाल सके, परिमाप निकाल सके। तो परिमाप कितना होता है, 2 इंटू समांतर भुजा। समांतर भुजा कौन सी है, एक तो अपने कौन सी निकाल ली 24 और दूसरी कितनी निकाल ली थी 18, जो दे रखी थी। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 42, तो कितना हो गया 84 सेंटीमीटर। ये किसका आ गया, समांतर चतुर्भुज का परिमाप। ये ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये क्या बोल रहा है, तीर्थ खंड में आर बराबर अपन को कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। एंड जो थीटा दे रखा है वो कितना दे रखा है, 40 डिग्री। तो तीर्थ खंड का जो क्षेत्रफल बताना है वो बताना है। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा इसका, तीर्थ खंड का। ठीक है, तीर्थ खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। देखो पाई की वैल्यू सबको पता होता है कितनी होती है, 22/7। आर कितनी दे रखी है यहाँ पर, 21 इंटू 21। एंड थीटा कितना दे रखा है, 40/360। देखो इसको सोल्व कर लो, 4×9 = 36। ठीक है, ये कितना चला जाएगा, 30×7 = 21, और कितना चला गया 3×3 = 6, 3×3 = 9, और ये कितना चला गया 7। तो 22×7 कितना होता है, 22×7 कितना होता है, 154। कौन सा होता है 154, जो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 रुपए है, कि 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो 15 वर्ष के अंत में कितना राशि होगी। देखो एक तो फॉर्मूला से है, तो फॉर्मूले से तो बहुत लेंथ हो जाएगा, लेकिन ट्रिक से करें तो कैसे करेंगे। देखो मैं बोलूँ 5 ईयर्स में कितना हो जाता है, 5 ईयर्स में कितना हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। तो देखो अब पूछा कितने में, 15 ईयर में। कितने ईयर में पूछा है, 15 ईयर में पूछा है ना। तो 15 ईयर में देखो 5 ईयर, जो ऊपर वाला ईयर है तो उसमें देखो 15 कैसे तोड़ सकते हो, 5 ईयर इंटू 3 ईयर,
जो 3 ईयर है ना, जो ये 3 ईयर होता ना, इस 2 की पावर क्या क्या कर दिया करो, जो भी यहाँ पर ये एक्स्ट्रा हो 5 के अलावा, जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा हो, तो ये 2 की पावर क्यूब क्यूब हो जाती है। तो कितने टाइम्स हो जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा। ये ट्रिक है। क्या हो जाएगा? 8 टाइम। देखो 12,000 है पहले तो, और 15 ईयर में निकालना है तो वो कितना हो जाएगा? उसका 8 टाइम्स हो जाएगा। तो 8 टाइम निकालनी तो वो राशि कितनी हो जाएगी? 96,000। ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो, एक निश्चित मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 4 प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर, तो मूलधन क्या होता है? देखो, इससे पिछले वाली वीडियो में मैं 2 ईयर्स के लिए सीआई एंड एसआई का डिफरेंस का फॉर्मूला बताया था। सीआई एंड एसआई का डिफरेंस का फॉर्मूला कितना होता है? डी बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 की पावर टी। ये 2 ईयर्स का फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना दे रखा है? 20 रुपए। और प्रिंसिपल निकालना है अपन को, एंड रेट कितनी दे रखी है यहाँ पर? 4। और 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/100। ठीक है। 4 से कितना चला जाएगा? 25। 4 से कितना चला जाएगा? 25। ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 25 × 25 × 20। तो ये कितना आ जाएगा? 12,500। ठीक है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया है कि जब एक समबाहु त्रिभुज की भुजा मूल भुजा की 3 गुनी कर दी जाए तो नए समबाहु त्रिभुज में कितना का फर्क पड़ेगा? तो मैं बोलूँ कि मान लो कि पहला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 एंड भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना। अब मैं से बोलूँ कि इस भुजा को कितना कर दी जाए? 3 गुणा कर दी जाए। तो जो दूसरा एरिया कितना हो जाएगा? √3/4। अगर वो उसकी भुजा को कितना कर दूं मैं? 3 गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा। तो देखो, इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा? √3/4 9a²। देखो 9 को आगे ले लूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 9 √3/4 a²। तो ये चीज क्या है? a1 ही तो है। a1 ही तो। a2 बराबर कितना हो जाएगा? दूसरा जो नया बड़ा, वो a1 का 9 टाइम है। तो क्या बोला गया है? तो नए संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। कितना गुणा हो जाएगा? जो मूल क्षेत्रफल उसका कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया है? देखो, ये भी बहुत बार रिपीट होता है, एंड हर वीडियो में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो पीवाईपी है। तो देखो, इसको अपन बेसिक से नहीं करेंगे, ट्रिक से करेंगे। तो वो कौन से हो गया? देखो, एन को 5 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है अपने पास? 2 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है। अब देखो, इसमें चेंज क्या कर रहा है? अब की बार कर रहा है इसको स्क्वायर। तो जो रिमाइंडर बचेगा ना, ये 2 रिमाइंडर बचा है, इसका भी अपन क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 4। अब डिवाइड किससे कर रहा है? ये भी 5 से, तो इसको भी किससे कर देंगे? डिवाइड 5 से। तो अगर 4 में 5 कर भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 ही बचेगा। क्या बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 ही बचेगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 15 पर। देखो, 7 के 3 में इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगाई गई है। इन मंदिरों के पुजारियों ने 2, 3, 5 मिनट के अंतराल के साथ साथ अलग समय पर घंटी बजाने का निर्णय किया। सुबह 8 बजे पहली घंटी बजती है और 9 बजे तो कितने एक साथ बजेगी? देखो, सबसे पहले घंटियों में सबसे पहले क्या करते हैं? 2, 2, 3 एंड 5 मिनट, इनका क्या लेंगे? एलसीएम। मतलब इनका एलसीएम कितना जाएगा? 2, 3, 5 का एलसीएम कितना जाएगा? 30। तो हर 30 मिनट में क्या क्या बजेगी? घंटी बजेगी। हमें बोलूं, देखो 8 बजे से 9 बजे के बीच में कितना घंटे का गैप हो गया? 1 घंटे। तो 1 घंटे में कितने मिनट होती है? तो 60 मिनट। तो 60 मिनट में बताना है। ठीक है। तो 60 मिनट में वो घंटी कितनी बार बज जाएगी? कितनी बज जाएगी? 2 बार बज जाएगी। कितनी बार बज जाएगी? 2 बार बज जाएगी। कितनी बार बज जाएगी? 2 बार बज जाएगी। कैसे बजेगी? देखो, प्रारंभिक समय के बाद दे रखा है, क्योंकि जो प्रारंभिक में बज रहा है ना, उसको नहीं ऐड कर रहे हैं। अगर उसको ऐड करते तो 3 हो जाएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या है? प्रारंभिक समय के बाद। तो प्रारंभिक समय के बाद ही का ही दिया होता है। तो ये कितना हो गया? 2 ऑप्शन। जो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। देखो, पहली 5 भाज्य संख्याओं के मध्य और पहली 5 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। तो पहली 5, फर्स्ट 5 भाज्य, फर्स्ट 5 भाज्य लिखो। कौन कौन सी होती है पहली 5 भाज्य? 4 हो गई, इनको ऐड करना है। 6, 8, 10, 10 हो गया। सॉरी, इसमें 9 भी तो होगा। भाज्य संख्या 9 हो गया, 10 हो गया, एंड कितने हो गए? 5 हो गए ना। अभी इनका माध्य पूछा है तो 5 हो गई। तो इनका माध्य कितना हो गया? देखो, 6, 4, 10, 10, 20, 20 और 8, 28, 28 और 9 कितना हो गया? 37/5। देखो, ये इनका माध्य निकल गया। एंड अभाज्य संख्या निकालू, 5 अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य। तो पहली का अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, एंड 11 होती है। अगर इनका योग करूँ तो कितना हो जाएगा? 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 2 कितना हो गया? 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा?
28 बेटा 5। अब इनका डिफरेंस ही तो पूछा है, इनका क्या पूछा है, डिफरेंस ही पूछा है। तो ये कितना हो गया 37/5 माइनस 28/5। इनका डिफरेंस निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 9/5। अगर 9 में 5 का भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 1.8। इनका डिफरेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, आंसर नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के योग का बीच का अंतर कितना दे रखा है 56, तो दो क्रमागत विषम पूर्णांक कौन सी होगी। तो मान लो सबसे पहले इसमें बेसिक से बताता हूँ, फिर ऑप्शन से भी कर देंगे इसको। ठीक है, बेसिक से मान लो कि पहली संख्या कौन सी होगी। अगर पहली क्रमागत संख्या पूछा है तो पहली विषम संख्या में बोल लेता हूँ ए है, तो दूसरी कौन सी हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी a+2। ठीक है, अब क्या बोला गया, इनके स्क्वायर के बीच का अंतर दे रखा है। मान लो कि a+2 ये बड़ी संख्या है, तो इसका स्क्वायर का वर्ग और इसका स्क्वायर का वर्ग कितना अंतर दे रखा है आपको 56। देखो अभी इसको a+b के होल स्क्वायर खोलूंगा तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना हो गया 4a। कितना हो जाएगा 4a, और ये a स्क्वायर का a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 56। देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 4a से यहाँ की यहाँ रख लेता हूँ और ये उधर जाएगा तो कितना जाएगा 52। ए बराबर कितना आ गया अपने पास 13, 13×4 = 52। ठीक है, अगर पहली संख्या कितनी है 13 और दूसरी संख्या कितनी होगी 15, तो उस संख्या तो पूछिए दो दो क्रमांक संख्या कौन सी होगी 13 और 15। अगर इस किसी को ये पसंद नहीं है तो वो कैसे करेगा, ऑप्शन में डायरेक्ट देखेगा कि जो ये संख्या दे रखी है, मान लो कि पहली संख्या दे रखी है 15, इनके स्क्वायर का डिफरेंस देखो कि 56 आ रहा है नहीं आ रहा, कि इसका स्क्वायर का 56 आ रहा है 225 माइनस 13 का वर्ग कितना होता है 169, क्या इसको 56 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक करूं मैं, देखो 13 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और इसका कितना होता है 121, क्या इसका स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका स्क्वायर इसका डिफरेंस तो 48 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखता हूँ, थर्ड ऑप्शन कितना हो गया 17 का वर्ग 289 और ये कितना हो गया 225, तो 289 में 225 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 64, तो ये स्क्वायर का डिफरेंस 56 आना चाहिए, लेकिन ये 64 आ रहा, तो ये नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन लास्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, देखो 19 का वर्ग कितना होता है 361 एंड 17 का वर्ग कितना होता है 289, तो इसके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 72, जो ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर एक मैच खा रहा है, जो संख्या कौन सी होगी 15 और 13। तो ऐसे भी कर सकते हैं एंड ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर किस में चलते हैं 18 पर। वह छोटी से छोटी संख्या जो 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाना चाहिए। 3 अंकों की, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 अंक पूर्ण पूर्ण 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो कौन सी होगी 999। देखो अगर मैं मान लो वो छोटी संख्या मान लो 24 होती, तो इसको अगर इसको जोड़ेंगे तो ये संख्या कितनी आ रही है 1023, तो क्या ये पूर्ण वर्ग बन रही है, अगर होती तो ये संख्या हो जाती, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं आ रही, तो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोलूं, अगर 999 में 25 जोड़ूं तो क्या पूर्ण वर्ग बन रहा है, हाँ 1024 किसका पूर्ण वर्ग होता है 32 का, 32 का स्क्वायर होता है ना, तो ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं जोड़ू। 999 में मैं अगर एक जोड़ता हूं तो 1000 होता है, तो 1000 तो किसी का ही पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा। 999 में 12 जोड़ू तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 जोड़ने पर 1 × 11, तो ये भी क्या किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो सारे ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कौन सा बचा, ये तो बचा 25 जोड़ने पर, तो कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो एक कार का मूल्य हर हर वर्ष 20% का मूल्य ह्रास हो जाता है, तो 2 वर्ष बाद कार का मूल्य इतना हो जाएगा, तो कार का मूल मूल्य कितना होगा, देखो इसको फ्रैक्शन से करते हैं। देखो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। मान लो कार का मूल मूल्य कितना था 5 और एक कम हो गया, तो मान लो पहले ईयर में कितना हो गया 5 फिर 4, फिर नेक्स्ट ईयर में फिर 5 हो गया और फिर कितना हो गया 4, तो पहले मूल्य कितना होता था 25 और अब कितना हो गया 16। देखो अब की वैल्यू दे रखी 16 में, क्वेश्चन की वैल्यू कितनी 48 डबल ए 4,80,000। ठीक है, तो 25 की वैल्यू पूछी है ना, देखो इसकी जो जिसकी वैल्यू दी है उसको उसके नीचे निकाल रख देते हैं और जिसकी फाइंड करनी है उससे गुणा कर देते हैं। 16 थी 48 और 25 थी 75, तो कितना हो गया 7,50,000। मूल वैल्यू कितनी होगी ये हो जाएगी 7,50,000, जो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 20 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, लेकिन उसकी योग्यता अंकों से 20% अंक कम थे, वो मतलब उत्तीर्ण उत्तीर्ण से कितने कम थे 20%, मतलब क्वालिफाई से 20% अंक कम थे, तो एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए जो क्वालिफाई से कितने अंक अधिक थे 30%। देखो एक छात्र थे उसने 65 अंक प्राप्त किए,
अगर उसके 20% अंक थे क्वालिफाई होने के लिए, अगर मैं बोलूँ कम थे, तो अगर मैं बोलूँ उसको 20% 20 अंक और दे देता तो ये क्या हो जाता, क्वालिफाई हो जाता ना, क्वालिफाई हो जाता ना। अब देखो ये 80% अंक वाला, इसके पास कितने हैं, 10 ज्यादा है क्वालिफाई से, तो अगर मैं इसको 10 कम कर दूंगा तो इसके भी ये क्वालिफाई मार्क्स हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई मार्क्स। तो ये दोनों ही क्वालिफाई मार्क्स है, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर। देखो तो ये परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, तो 80% माइनस 65% बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर आके कितना हो जाएगा, 30%। ये कितना हो जाएगा, 30%। तो ये कितना हो जाएगा, 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30। तो अपन को किस किस एक परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30/15। अब देखो टोटल मार्क्स कितना होता है, 100 ही होता है, तो 100 की वैल्यू निकालने की, 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 300 30/15/100, तो 15×30, तो टोटल मार्क्स कितने थे, 200। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या बोला गया है कि देखो दो संख्याओं का अनुपात 2:3 दे रखा है, अगर उन संख्याओं में 4 जोड़ दिया जाए तो रेशियो कितना हो जाता है, 7:10 हो जाता है। उन संख्याओं के बीच में अंतर, मान लो कि पहले संख्या ए है एंड बी दे रखा है, इनका रेशियो कितना दे रखा है, 2:3। ठीक है, अब देखो, अब अगर इसमें कुछ जोड़ रहा है, चार चार जोड़ रहा है ना, तो रेशियो कितना हो जाता है, 7:2। ठीक है, जब संख्याओं में कितना जोड़ा जाता है, 4 जोड़ा जाता है, तो रेशियो कितना हो जाता है, ये हो जाता है। अब देखो मैं ऐसे बोलूं, यहाँ का डिफरेंस बोलूं तो यहाँ का डिफरेंस कितना दे रखा है, 5, और यहाँ का डिफरेंस कितना दे रखा है, 7। अगर डिफरेंस समान होता ना तो अपन 4 की वैल्यू क्या क्या कर देते, डायरेक्ट वो रख देते। लेकिन डिफरेंस समान करने के लिए अपन क्या करेंगे, डिफरेंस समान करने के लिए देखो क्या करेंगे, डिफरेंस समान करने के लिए देखो यहाँ का डिफरेंस कितना दे रखा है, 1, और यहाँ का डिफरेंस कितना दे रखा है, 3। इसका डिफरेंस तो ना ऊपर गुणा कर दो ऊपर वाले रेशियो में, और इसका डिफरेंस का रेशियो किस में गुणा कर दो, नीचे वाले में। देखो जो नया रेशियो कितना प्राप्त हो जाएगा अपने पास, देखो अगर मैं ऊपर वाले में 3 रेशियो से गुणा करूंगा तो कितना होगा, 3×6, और कितना होगा, 3×3=9। अब एक को नीचे वाले रेशियो से गुणा करूंगा तो कितना होगा, 7:10, 7:10। अब देखो क्या डिफरेंस समान हुआ, हाँ डिफरेंस समान होगा। देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना दे रखा है, 1 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितना दे रखा है, 1 का। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस में तो कितने की वैल्यू ऐड कर रहा है, 1। 1 की वैल्यू इक्वेशन में कितनी ऐड कर रहा है, 4। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी इक्वेशन में, 4 है। तो संख्याओं के बीच में संख्याओं के बीच में अंतर कितना है, 3 का। 3 की वैल्यू पूछा है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4×12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखो 22 क्या बोला गया है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो कितना दे रखा है, 5:7 दे रखा है। तो सत्र के दौरान 8 और लड़के प्रवेश करते हैं, तो लड़कियां और लड़कों का नया अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो शुरुआत में लड़कों और लड़कियों के बीच का अंतर बताओ। तो मैं बोलूँ कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना देगा, 5:7। अब जैसे बोलता है इसमें कुछ गर्ल जो लड़के हैं ना वो प्रवेश हो जाते हैं, तो उनमें रेशियो बॉयज एंड जो लड़कियों का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1। तो मुझे ऐसे बताओ क्या लड़कियां प्रवेश हुई है नई सत्र में, नहीं हुई। तो यहाँ पर भी 7 है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए ना। तो देखो इस रेशियो को मैं अगर इक्वल करूं तो इसको 7 से गुणा कर दूंगा, तो ये नया रेशियो कितना हो जाएगा, बॉयज एंड गर्ल्स का। तो ये कितना हो जाएगा, 5:7, और ये कितना हो जाएगा, 7:7। तो कितनी ऐड हो रही है, बॉयज कितने ऐड हो रहे हैं, 2, और क्वेश्चन में कितने हो रहे हैं, 8। तो 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 8। और पूछा क्या है कि इसमें शुरुआत में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर, तो कितना हो जाएगा, 2 का वैल्यू। तो देखो 2 का वैल्यू तो पूछा है ना क्वेश्चन में। देखो एक की वैल्यू, देखो 2 की वैल्यू पूछा है, तो 2 की वैल्यू दी हुई है अपने, 8 होगी ना दायरे। तो कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको करने के लिए अपन को बोर्ड मास का रूल होना चाहिए। देखो पहले तो लिखता हूं मैं 2.2 इंटू 0.2 भागो, देखो इसको सोल्व करता हूं तो ये कितना चल जाएगा, 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 0.2 माइनस 1/2 इंटू 4, ये हो जाएगा 1.04, माइनस ये कितना हो जाएगा, 0.04। ठीक है, देखो 2.2, ये इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1, और इससे डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2। 2, देखो 0.4, 1.04 में से 0.04 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2.2 माइनस 2, तो कितना बचेगा अपने पास, 0.2। कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। 24 पर चलता है। 24 को क्या बोला गया है कि यदि एक भिन्न, तो भिन्न का रूप पता होना चाहिए अपन को, अक्स बाई वाई के फॉर्म में होती है। ठीक है, ये बोला अंश से कितना अधिक है, 2 अधिक है। अगर मैं बोलूं अंश अक्स है तो हर कितना हो जाएगा, उससे 2 अधिक हो जाएगा ना। तो इस रूप में भिन्न है। जबकि बोला गया अंश को किससे गुणा किया जाता है, 3 से गुणा किया जाता है। किससे गुणा किया जाता है,
3 से, तो अंश को मैंने 3 से गुणा कर दिया, और हर को किससे गुणा किया जाता है? 2 से, तो हर को मैंने 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो वो भिन्न कितनी हो जाती है? 1/2 जाती है ऐसा करने पर। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब वजन गुणा करके सोल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 3x बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 2x बराबर 2, और x बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो ये बोला कि वह भिन्न बताओ। तो देखो वो भिन्न क्या थी? x, और x प्लस 2 के फॉर्म में ही थी ना, तो x का मान पता है अपन को 1, और यहाँ रखें तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। तो वह भिन्न कितनी थी? 1/3 ही तो थी। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 25 पर चलते हैं। 25 में क्या बोला गया है? देखो, दो व्यक्ति एक ही समान दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करना शुरू करते हैं। तो एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर उनका लिया गया समय बताना है। देखो, रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो 5.5 में से 5 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 0.5 किलोमीटर पर हावर। ये हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। देखो, डिस्टेंस अपन को कितनी दी हुई है? 8.5 किलोमीटर। तो टाइम निकालना है तो कितना हो जाएगा? 8.5 अपॉन 0.5, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 17 घंटे। कितना हो जाएगा? 17 हावर। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये थोड़ा बेसिक से करेंगे तो अपना सही रहेगा। तो इसको क्वेश्चन करने के लिए बोला, देखो, देवेश हर दिन सुबह 7 बजे घर से निकलता है और सुबह 8:30 बजे कार्यालय पहुंच जाता है। तो एक दिन वह बोला कि सुबह 7 बजे घर से निकला, लेकिन दूरी का 5वां हिस्सा सामान्य गति के वो 5/6 से, और शेष दूरी को सामान्य गति के किससे करता है? 6/5 दूरी से करता है। तो देवेश के लगभग कितने बजे कार्यालय पहुंचा? देखो, सबसे पहले मैं बताऊं, देवेश इसमें कुछ भी नहीं दिया हो, तो अपन बोले देवेश की दूरी मान लेते हैं। सबसे पहले देवेश की दूरी में बोल लेता हूँ डी है, एंड देवेश की स्पीड, स्पीड बोल देता हूँ वो कितनी है? एस, एंड टाइम बोल देता हूँ, टाइम में कितना? टी। ठीक है, अब मैं बोलूं वो 7 बजे निकलता है एंड 8:30 बजे क्या पहुंच जाता है? कहाँ पहुंच जाता है? कार्यालय में पहुंच जाता है। लगभग उसने टोटल टाइम कितना लिया? 1.5 घंटे का समय लिया ना, टोटल दूरी को तय करने में 1.5 घंटे का समय लिया। ठीक है, अभी तो समझ आ गया ना? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया? देखो, एक दिन सुबह 7 बजे घर से निकलता है, लेकिन दूरी का 5वां हिस्सा, तो मान लो टोटल दूरी डी है, उसका 5वां हिस्सा कितना हो गया? d/5। ठीक है, और अपन को ये निकालना है, ये चीज निकाले टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड कर रहा हूं। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई 5वां हिस्सा। फिर बोला और उसकी स्पीड का कितना? 5/6। तो स्पीड अगर एस है और उसका स्पीड का 5/6 ये चलता है, तो कितना टाइम लगेगा पहली बार में? तो ठीक है, प्लस अब बची कितनी दूरी? अगर डी दूरी थी, अगर उसमें से d/5 चल रही है तो कितना बचा? 4d/5। ठीक है, शेष दूरी इतनी बची अपने पास। ठीक है, अब वो शेष दूरी को किस गति से चलता है? 6/5 से, तो उसकी स्पीड इतनी है और उसकी 6/5 से चलता है। ये बचा ना? अब देखो, अब इसको सोल्व करूं तो कैसे करूंगा? देखो, d/5 को ऐसे कैसे रहने देता हूं और इसको पलट दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6/5s प्लस ये कितना हो जाएगा? 4d/5, और ये कितना हो जाएगा? 5/6s। देखो, ये कितना हो गया? ये भी टाइम हो गया और ये भी टाइम, तो ये टोटल टाइम किसके बराबर हो गया? 1.5। देखो, अब कैसे करूंगा मैं? अब इसका एलसीएम ले लेता हूं मैं, 25 एंड 30, है ना? ये देखो, इस पहले इसको ये कट रहा है ना, देखो 5 से कट जाएगा, और ये कितना हो गया? 2, और ये हो जाएगा 3। देखो, ये और लिख देता हूं मैं, ये कितना हो गया? 6d, ये हो गया 25s, और ये कितना हो जाएगा? 2d, और ये हो जाएगा 3s। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास? 75s। देखो, 25 75 कितना हो गया? 6 6 18, और ये कितना हो गया? 25, और 25 दूनी 50 डी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 68d, और यहाँ पे क्या होगा? 75s। तो d/s क्या होता है? टाइम ही तो होता है। डी बाई डिस्टेंस बाई स्पीड कितना होता है? टाइम ही तो होता है। और टाइम कितना दे देगा अपने पास? 1.5 घंटे। तो देखो, 1.5 घंटे को अपन क्या लिख सकते हैं? 3/2। क्या लिख सकते हैं? 3/2। देखो, 68/75 इंटू 3/2। देखो, ये किससे कट जाएगा? 25 टाइम कट जाएगा, और ये कितना चलेगा? 34 टाइम। देखो, ये कितना होगा? 34 बाई इतने घंटे लगेंगे। इसको सोल्व करूंगा तो 1 घंटे, और ये निकलेगा 9/25 मिनट। एक सही 9/25। तो उसको घंटे में चेंज करूंगा तो इससे गुणा करूंगा, और तो ये लगभग चला जाएगा 1 घंटे और 21 इतना हो जाएगा। तो देखो, 7 बजे से वो चलता है, और अगर उसमें 1 घंटे और 21 जोड़ूंगा तो
कब पूछेगा? 8 घंटे और 21 मिनट, 8 घंटे और 21 मिनट पर तो पूछेगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखो, तो जब व्यक्ति 12 दिनों में एक दीवार का निर्माण करते हैं तो 10 दिन में मूल दीवार से 50% अधिक दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो सबको पता होगा कि M1 इंटू D1/W1, ये वर्क किसके बराबर होता है? M2/D2/W2। देखो यहाँ पर M1 पहले व्यक्ति कितने हैं? 5। टाइम कितना लग रहा है इनको? 12 दिन। एंड इनका वर्क कितना है? मान लो कि पहले को 100 वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो दूसरा व्यक्ति नहीं पता, एंड उनका टाइम दे रखा 10 दिन, और इससे 50% अधिक, इनसे इनसे 50% अधिक मतलब इतना। ठीक है, अब ए का मान सोल्व करना है, तो ए का मान सोल्व करेंगे तो देखो 1 से 1 कट जाएगा, और ये कितना हो गया? 5 दूनी 10 और 5 3 15। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो गया? 2 6 12, 6 5 30, और 6 5 30, और कितना हो जाएगा? और 6 5 30, और 3 3 9, और ए इंटू 10। तो यहाँ से ए का मान कितना आएगा? 9। तो दूसरे में कितने थे? 9 व्यक्ति ही थे। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखो 28 में क्या बोला गया है? ये है 10 मीटर ऊंचा एक खंबे की छाया 10√3 मीटर पर होती है, सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। देखो इसको रेशियो कर लेंगे और बेसिशिप कर लेंगे। 10 मीटर ऊंचा एक खंबा है, ये इसकी लेंथ देखिए 10 मीटर, और इस खंबे की छाया पड़ रही है 10√3 मीटर तक। तो देखो इसका उन्नयन कोण बताना है, ये कौन बताना है? थीटा। ये कौन बताना है? थीटा। तो मैं बोलूंगी इस एबीसी ट्रायंगल दे रखा है आपको, अगर ये एबीसी ट्रायंगल दे रखा है तो इस एबीसी में टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटा आधा। टेन थीटा। लंब कितना दे रखा है? 10, और आधा कितना देगा? 10√3। देखो टेन टेन थीटा बराबर कितना आ गया अपने पास? 1/√3। कितना आ गया? और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? 30 की। किसकी वैल्यू होती है? टेन 30 की वैल्यू होती है। टेन 30 की वैल्यू। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? 30। थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 30। ये ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। दूसरा मेथड से कैसे कैसे कर सकते हैं? देखो मैं बोलता हूं, ये देखो ये दिया हुआ है अपना डायग्राम, इसमें ए बी एंड सी, ये दिया हुआ 10 मीटर और ये दिया हुआ 10√3। देखो अगर आपको पता हो तो मैंने हर क्वेश्चन में ये रेशियो से बताता हूँ कि ये अगर 30 दिया हुआ है तो ये 60 दिया होगा। तो अगर इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, अपन मान लेते हैं रेशियो, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3। देखो इसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो इसके अकॉर्डिंग अपन मान लो, आप इनका रेशियो ले लो। तो देखो अगर इससे रेशियो लूंगा तो देखो इससे रेशियो लूंगा तो यहाँ पर तो कितना रहेगा? 1 रूट आ जाएगा, और यहाँ पर कितना रहेगा? √3। देखो एक के सामने वाला क्या होता है? एक के सामने वाला कितना होता है? 30। तो एक के सामने वाला कितना हो जाएगा? 30। तो ये तो कौन पूछा है अपने पास? तो 30 ही तो पूछा है। तो जो इससे अपन किससे कर लेंगे? डायरेक्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखो 29 करने के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 60 मीटर ऊंचे भवन, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक टावर के ऊंचे अवनमन कोण क्रम से दे रखे हैं, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। तो देखो मीनार की ऊंचाई बताना, पहले पहले 60 मीटर ऊंचा भवन दे रखा है, 60 मीटर ऊंचा भवन आप बना लो। ये 60 मीटर ऊंचा भवन है, तो ये मीनार दे रखा है जिसकी हेड नहीं पता आपको। देखो मीनार के शीर्ष से, भवन के शीर्ष से टावर, टावर के नीचे का अवनमन कोण देखो, एक तो ऊपर का शीर्ष से और एक जमीन से, उनका कोण कितना दे रखा है? क्रमशः। देखो यहां से तो ऐसे बनेगा डायग्राम। देखो यहां से अगर मैं बोलूं ये अवनमन कोण कितना है? 30 दे रखा है, तो ये कितना बन जाएगा अपने पास? 30। और ये अवनमन कोण पूरा कितना दे रखा है? अगर 60 है तो ये कोण कितना बन जाएगा अपने पास? 60 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये कोण पता चल गया आपको। अगर मैं बोलूँ ये लेंथ कितना है? ए है, देखो इससे भी रेशियो से करेंगे, इसको रेशियो से करेंगे तो देखो अगर रेशियो पता है तो आराम से कर लोगे। कैसे? ये 30 डिग्री दे रखा है, तो इस ट्रेंगल में देखो ए और बी एंड सी, एबीसी ट्रायंगल में देखो तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना। तो मैं से बोलूं एक के सामने वाली लेंथ कितनी दे रखी है? ए। और 60 के सामने वाली लेंथ कितनी दे रखी है? √3, है ना। √3 रेशियो हो गया ना, तो एक की लेंथ पूछिए, मतलब एक की वैल्यू पूछिए। तो √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को क्वेश्चन में? 60। एक की वैल्यू चाहिए, एक की वैल्यू निकालने के लिए कितने हो जाएगा? एक किसके बराबर? एक के बराबर ही है, तो √3। और इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो कितना होगा? √3/√3। तो ये कितना होगा? 3। 3 से कितना चला जाएगा? 20। तो ए बराबर कितना निकाल लिया अपन? 20√3 निकाल लिया। रेशियो से कितना निकाल लिया? ए बराबर 20√3। अगर ये भी 20√3 होगा तो ये भी कितना होगा? 20√3 तो होगा, होगा ना। अगर मैं बोलूं कि ये 30 है तो ये टोटल देखो, रेड पेन से बताता हूँ,
अगर ये 30 है तो देखो ये कौन कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, 60 हो जाएगा। तो 60 के सामने कितने दे रखी है, 20√3, तो मैं ये लेंथ निकालूंगा ना, ये लेंथ निकालू ना, तो ये किस निकालूंगा, अगर मैं 60 की लेंथ निकालूं, 60 की लेंथ किस किस किसके वैल्यू दे रखी है, मतलब √3 की वैल्यू किसके वैल्यू दे रखी है, 20√3। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। देखो ये क्वेश्चन में कितनी लेंथ आ गई, 20 लेंथ आ गई अपने पास। ये लेंथ कितनी आ गई, इसका मान पॉइंट ले लेता हूँ पी, तो एपी के मान कितना आ गया अपने पास, 20 आ गया। तो अपन क्या चाहिए, ये मान चाहिए ई, इसी का मान चाहिए। देखो अगर ये टोटल 60 है, ये टोटल 60 है, ये 20 हो गई, तो ये कितना बचेगा अपने पास, 40। तो ये भी कितना बचेगा, 40। तो हाइट की लेंथ कितनी आ गई अपने पास, 40 मीटर। तो रेशियो से देखो ऐसे कर सकते हो, बाकी बेसिक से ट्राई करना, टेन टेन थीटा लगा के। जो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। 30 पे चलते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। देखो थ्री, ये तो लिखा 3 tan 2 थीटा इक्वल टू -3 बराबर 0 दे रखा है। देखो इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 tan 2 थीटा बराबर 3। तो tan 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3/√3। तो ये कितना चला जाएगा, √3 टाइम्स, और √3 वैल्यू किसकी होती है, tan 2 टाइम tan 60 की वैल्यू होती है ना। तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30। ये ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज की वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।